हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और उसी को देखते हुए आपकी ये अगला आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या आज मैं ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा समय अब उसमें नहीं बचा है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे आपको यहाँ पर उत्तर बताता चलूँगा और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आपको एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये जो टेंशन होती है सभी के साथ में होती है। अगर आपने बिल्कुल पढ़ा है तब भी टेंशन आपको हो रही होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी टेंशन हो रही होगी, ठीक है। तो ये सभी के साथ में होता है। एग्जाम से पहले आपको एग्जाम से पहले पेशेंस बना के जरूर रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो जितना अभी तक आपने इतना पढ़ रखा है ये सब आपका काम आएगा कि आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। बस आपको करना क्या है, अच्छे से ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो आपका पेपर फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी ना, अच्छे से चीज़ों को आपको समझ के चीज़ों को चलना है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना आपको है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले चीज़ों को अपने हिसाब से पढ़ रखा होगा और इसीलिए आपकी प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, और आपने अगर पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी तो उस क्लास को भी आप लोग देख लें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आज जो सोचा है कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा उत्तर बताऊँगा और आपकी जो चीज़ें होंगी, जैसे मैथ के कुछ प्रश्न होंगे, रीजनिंग के प्रश्न होंगे, इनको मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग सभी साथी भाई क्लास को शुरू हो चुकी है तो आप लोग क्लास को शेयर वगैरह कर दें, जिससे कि यहाँ पर क्या हो और भी साथी यहाँ पर जुड़ सकें, ठीक। चलो भाई, ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको भाई, ठीक। हाँ, अब दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो समझ लेते जरा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या बोला है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा कि कुछ यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग करना। तो मैचिंग के लिए आपको क्या करा कि इल्तुतमिश जो है वो किससे संबंधित था, या सिकंदर लोदी, अकबर है, या फिरोज शाह, इसके संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें अगर पता है तब उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उन चीज़ों की बात कर रहा है कि किस चीज़ को कौन सी सिटी ने किसने बनवाया था, इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, इल्तुतमिश दे रखा है। अगर इल्तुतमिश की हम बात करते तो वो संबंधित किससे था, तो भाई ये संबंधित किससे था, जामा मस्जिद संबंधित था। बात आगे समझ में, किससे, जामा मस्जिद। और ये कहाँ पर स्थित है, बदायूं में जो स्थित है, इससे ये संबंधित था, ठीक। अगर यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी किससे संबंधित था, आगरा सिटी के साथ संबंधित था। बात आई समझ में कि नहीं। और अकबर की बात करेंगे तो अकबर आपका क्या हो जाएगा, अकबर आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी से, ठीक है। अब आपका एक ही बचता कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएगा, जौनपुर सिटी। यानी ए का क्या होगा, देखो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 एक ही आपके ऑप्शन में दे रखा है, समझ में आया। इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते तो बहुत अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों को सीख रखा होगा, ठीक है। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो, ज़्यादा एक्सप्लेन आज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके और थोड़े से बहुत अच्छे प्रश्न आपने हैं, ठीक। अभी तक आप थोड़े से अच्छे प्रश्न थोड़े सरल कर रहे थे, लेकिन आज थोड़े से प्रश्न थोड़े से टफ होंगे क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए चीज़ें यहाँ पर आपको क्या करवाई जा रही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित सूची में, यहाँ पर देखो सुमेल की, जब इस तरीके को प्रश्न आ जाए तो आप, अगर आपको पूरा नहीं पता तो एक दो तो कम से कम पता होगा, उसी के आधार पर प्रश्न यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर समझते कि इसका क्या उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात हुई रणथंभौर की, तो रणथंभौर था, चित्तौड़ था, देवगिरी गुजरात था। तो यहाँ पर आपको पता होगा तब उत्तर आप इसका दे जाओगे। जैसे अगर हम अपना बताएं, हम अगर अपना तरीका सॉल्व करने को बताएं तो मुझे इतना पता है कि जो राजा रामचंद्र थे, ये किससे संबंधित थे, तो राजा रामचंद्र थे, ये गुजरात से संबंधित थे। समझ में आ गया। अब देखो डी का दूसरे में कौन दे रखा, देखो सभी ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए कि नहीं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ में आया, ठीक है। नहीं भाई, राजा ये नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेंगे। एक मिनट, गुजरात का जो था डी का, हाँ एक, ठीक है, आ गया समझ में। देखो ये गुजरात से सब बात, किसकी बात हो रही, गुजरात की बात हो रही। गुजरात की जब बात करेंगे तो ये कर्णदेव संबंधित था, किससे, कर्णदेव से। बात आएगी समझ में। तो डी का देखो पहला किस में दे रखा है, एक तो डी पहले में दे रखा है। अब ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात आएगी समझ में। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, रणथंभौर की बात हो रही है, तो रणथंभौर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा रणथंभौर किससे था, हमीर देव से संबंधित था। बेस समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार फिर से हम लोग मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर चित्तौड़ किससे संबंधित था, राणा रतन सिंह से संबंधित था, और देवगिरी किससे संबंधित था, तो क्या हो जाएगा, राजा
रामचंद्र समझ, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से जो साथी दूसरे का डी उत्तर कर रहे हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी साथी लोग कमेंट करके साथ में उत्तर देते चलें, जिससे कि आप लोगों अपनी तैयारी को जांच सके कि अंतिम समय में आपकी तैयारी, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है तो आप परेशान ना हो कि अरे पता नहीं मेरी तैयारी कैसी होगी, मैं उत्तर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जब प्रश्न एग्जाम में आएगा तब आप वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता तो आप उत्तर साथ में देते चले, परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, ठीक है। हाँ, और आपने अगर पढ़ रखा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपका पीटी जरूर क्वालिफाई होगा। अगला बोल रहा है कि पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है, पुंडवर्धन मुक्ति कहाँ पर अवस्थित है। आपका सीधे से उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। सभी का यहाँ पर कमेंट आने शुरू हो गए। मैंने बताया था जैसा कि आज मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपको सीधे सीधे कमेंट करके उत्तर यहाँ पर बताना है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर, उत्तर बंगाल में स्थित है। क्या है ये, पुंडवर्धन यहाँ पर है, ठीक। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन बोला है बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्य में राजकाल में आए थे। क्या बोला है, बुद्ध जो है वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। मैंने आपको बताया हुआ है कि बुद्ध और जैन धर्म आप पूरा का पूरा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, जो भी आपके पास में बुक्स है। अब आप केवल रिवीजन करना है, नया कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो बुद्ध की हम लोग बात करते हैं, तो बुद्ध को कैसे याद करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप किसके समय आए थे, ये उदयन के समय आए थे। किसके समय, उदयन के समय यहाँ पर आए थे। तो जो साथी चौथे का बी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। जैसा मैंने आपको आज वादा किया कि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिससे ज़्यादा प्रश्न आपके सॉल्व हो सके। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़े की बात यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको पता है, अच्छे से मैंने कई बार आपको डिस्कस भी किया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धौलावीरा यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 5वें का जो साथी बी उत्तर कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ही सही आप लोग उत्तर कर रहे हैं। और भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और लोग यहाँ पर चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बाकी आज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने आपको फिर से बताया हुआ है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, आपको उत्तर बताना। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। 6 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा 6 का। तो आप सभी के उत्तर आने लगे हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इसी तरीके से आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहे, जिससे कि और लोग यहाँ पर जुड़ सकें और भी लोगों का यहाँ पर भला हो सके। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा निम्न में से महात्मा गांधी को आदेशित किया गया था कि वे भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो ये किसके मतलब किसको आदेशित किया था, इसकी ये बात कर रहे हैं। मतलब ये जो शब्द बोला गया है ये किसके पर्टिकुलर उसमें बोला गया। तो 7वें का यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। मतलब खुले कान पर मुंह बंद करना, ये किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले पे। समझ में आ गया। तो 7 का क्या उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। और आप लोग इसी तरीके से आप नोट करें, ज़्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि आज अगर आप मैं ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधे सीधे उत्तर और सीधा सीधा आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। अगला बोला ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे, आपको बताना है। ब्रिटिश पत्रकार थे ये, ठीक है। तो H.W. नेविल्सन किससे जुड़े हुए थे, आपको सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जितने भी साथी इस क्लास में देख रहे हैं और उसका वो उत्तर क्या दे रहे, स्वदेशी आंदोलन की यहाँ पर बात करें, किसकी, स्वदेशी आंदोलन की बात करें, वो किससे जुड़े थे, ये आपके जुड़े थे, ठीक। और अच्छे से मैंने आपको बताया स्वदेशी आंदोलन अगर पूछ लेता है ये किस समय हुआ था, 1905 में हुआ था। और 1905 की अगर बात करेंगे तो 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन की बात करेगा तो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात, निम्नलिखित में से कौन सा एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल, किसकी बात कर रहा है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था। मतलब आपको बताना 19वीं सदी जब चल रही थी, यंग बंगाल जो आंदोलन था वो किससे संबंधित था और किससे प्रेरणा से पीछे था, आपको इसका उत्तर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। हेनरी विवियन डिजेरियो था इसके सही उत्तर, ठीक। आगे बात समझ में, आप लोग प्रैक्टिस कर लें, कॉपी में नोट करें और एग्जाम में जाने से पहले उसको आप लोग एक बार रिवीजन करके जरूर चले जाएंगे। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था, किसकी बात। देखो जब भी आपको प्रश्न नहीं वाला अगर आता है तो आप सबसे पहले नंबर पे इसी तरीके जैसे मैंने सर्किल किया है, आप इसी तरीके से एग्जाम में सर्किल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नहीं था। तो अच्छे से क्या, निम्न में कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था। सभी साथी को यहाँ पर कमेंट करके बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो
यहाँ की अगर बात करेंगे हम, आपको अच्छे से पता होगा उग्रवादी नेता जो थे वो कौन कौन से थे, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। क्या था उसका, लाल, और इसके बाद में क्या, लाल, बाल और पाल। ठीक, समझ में आ गया। ये कौन से नेता थे, उग्रवादी थे। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। समझ में आ गया, ये तीनों नेता कैसे थे, उग्रवादी थे। अगर एग्जाम में आता तो आप ये प्रश्न हो सकता है इस बार पूछ ले। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ये उग्रवादी नेता थे। अब पूछ रहा नहीं था तो क्या, WC बनर्जी हो जाएगा। और WC बनर्जी आपको पता है कि कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, समझ में आया इस तरीके से। तो उक्त में से कोई यहाँ पर 10th का जो आंसर, जो लोग सी उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। आप लोग याद करेंगे, लाल बाल पाल जो थे उग्रवादी नेता थे, यानी कि लाल बहादुर। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले हम लोग प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छे से प्रश्न आपके डिस्कस यहाँ पर हो रहे हैं। आप लोग क्लास को शेयर बरा करते रहें। कह रहा डोवर जल संधि, जो डोवर जल संधि किससे जोड़ती है, डोवर जो जल संधि है वो किससे जोड़ती है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना 11 का जो उत्तर है इसका सही क्या हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई देखते जरा यहाँ पर क्या है। आप लोग कमेंट करके आप लोग उत्तर देते रहिएगा। मैं आज केवल फोकस करूंगा आपको प्रश्न के उत्तर देने के। ठीक है, आज एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि आपके ज़्यादा मैं प्रश्न सोचा हूँ कि अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो आपके प्रश्न कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात, 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डोवर जल की संधि। समझ में आ गया। आप जितने भी सारे दे रखे आपको पता होना चाहिए। आपके पास बुक है तो वहाँ से आप रिविजन कर लें। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोला है, सभी साथी इसका कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्या बोले, सुमेलित की बात कर रहा है। ठीक, देखो अब जरा समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्या दे रखा, अंध महाद्वीप दे रखा है, विश्व की छत दे रखा, हजारों झीलों का देश दे रखा और मोतियों का द्वीप दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, अगर आपको एक भी आता है, कहने का मतलब क्या, अगर आपको एक भी यहाँ पर अगर आप समझ पाते हो तो इसका उत्तर आप देने में आसान हो जाओगे। कैसे, जरा समझ ले। देखो सबसे पहले अगर हम मान लेते, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा, विश्व की जो छत बोला जाता है। देखो क्या है, विश्व की छत। ऐसा नहीं कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए होते उनमें से कोई तो आपको पता होगा। विश्व की छत किसको बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पामीर के पठार को। ये क्या है, पामीर का पठार। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका देखते जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व की छत किसको बोला था, पामीर के पठार को। अब जरा बी का 4 हम पहले नंबर पे देख ले कहाँ पर दे रखा है। देखो एक ही ऑप्शन में आपका बी का 4 दे रखा है। हम कह रहे आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप उत्तर कर सकते हो, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ के बिल्कुल भी ना आए। ठीक, पहला आपका गलत और सी गलत और डी गलत। अब जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हो सकता एक नंबर में प्रश्न आपका पूछ ले तो पामीर की छत, सॉरी विश्व की छत के किसको बोला था, पामीर के पठार को बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लेता है हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, फिनलैंड होगा। ठीक, आई बात समझ में। अगर पूछा था मोतियों का द्वीप, तो मोतियों का द्वीप आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा। ठीक, और अंध द्वीप का हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। बात आई समझ में। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार कोशिश करेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका जरूर एग्जाम में लगाएंगे। ठीक है, तो 12 का जो साथी बी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगले प्रश्न आपसे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 के यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या बोला, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बना हुआ, आप सभी का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आप लोगों को कमेंट करके बताना। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, हीराकुंड बांध है कौन सी नदी बना है, महानदी पर ये बना हुआ। कौन सी नदी पर, महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 13 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, 13 का बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट करके यहाँ पर उत्तर देते रहे अपने अपने। ठीक, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। भाई जैसा मैंने आपको बताया हुआ कि आप अगर क्लास से मेरी जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं ज़्यादा आज आपको प्रश्नों को डिस्कस नहीं करूंगा, आप केवल उत्तर यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर सोच के करके आने वाला हूँ। ठीक, समझेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। आपको बताना कि इनमें से ये कुछ आपके पॉइंट दे रखे हैं, बताना कि कौन सा ये कूट दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करें, तो उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं जरा को। अब ये आपका थ्योरी का प्रश्न है, अगर आपको सीधे डायरेक्टली पता तभी आप इसका उत्तर कर पाओगे। समझेंगे। अरावली जो मरुस्थल होता है उसे पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरावती जो मरुस्थल होता है वो पूर्ववर्ती जो विस्तार को क्या करता है, रोक देता है। ठीक, समझ में आ गई बात, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो बी कैसा हो जाएगा, गलत। अब देखो बी कहाँ ऑप्शन आपका दे रखा, पहले नंबर यहाँ से आप कट कर देंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपका केवल ऑप्शन बचा है कौन सा। अब देखो इस तरीके से भी आप उत्तर दे सकते हो भाई, बी आपका गलत हो गया है और अगर ए आपने सही कर दिया है, अब एक ही ऑप्शन में तो आपका ए बचा है, तो सही तो उत्तर का डी हो जाएगा, डी 14 का डी सही हो जाएगा। लेकिन अब जरा हम समझ लेते हैं। अब देखो अगला देखते हैं, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, लेकिन ये प्रभावित होता है।
ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट तरीका लगाएंगे एग्जाम में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनगणना से आपके लगातार प्रश्न एग्जाम में आते रहे और खासकर यूपी जो एग्जाम कराती है उसमें जनगणना के 102 प्रश्न रखती है। अगला कह रहा कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत सबसे कम यौन अनुपात किसका है, किसका कब सबसे कम यौन अनुपात की यहाँ पर बात कर रहा, तो आपको सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो देखो समझ लेते हैं यहाँ पर सबसे कम की अगर ये बात कर रहा है, किसकी, सबसे कम की अगर बात कर रहा और आपसे पूछ रहा है कि भारत के जो आंकड़े सबसे यौन अनुपात कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। तो जिसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, दमन और दीप हो जाएगा। कितना, दमन और दीप हो जाएगा। सबसे कम किसका, इसी का हो जाएगा। ठीक, बात समझ में। शायद इसका 668 करके कुछ है, कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 668 करके कुछ है। आप लोग कॉपी में दे, अपनी जो कॉपी आपने नोट किया उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, तो दमन दीप का हो जाएगा, इसका 15 का बी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। भारत में बहुउद्देशीय कंपनियों का प्रोत्साहन देने का बढ़ावा कौन करता है। आपको ये बताना कौन सी ऐसी नीति जो बहुउद्देशीय मल्टीपल जो कंपनियां होती है उसको प्रोत्साहन देने का बढ़ावा देना क्या कहलाता है, इस चीज़ को आपसे प्रश्न पूछ रहा है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए। देखो बहुराष्ट्रीय का मतलब मल्टीपल जो नेशनल कंपनी होती है उनकी यहाँ पर बात करें। देखो वो क्या करता है भाई, वैश्वीकरण की नीति को, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया। पूरे भाई वर्ल्ड में क्या करता, वो अपने जो छाप होती है उसको छोड़ते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर करने का काम करते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्या बोल रहा है, उदारीकरण की नीति को, हाँ बिल्कुल सही बात है, उदारीकरण की नीति को भी करता है और निजीकरण की नीति को भी ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, जैसे मान लो बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर, तो अगर आपने देखा जाए जियो जो कंपनी है, कौन सी, रिलायंस जियो कंपनी है, तो ये कैसी निजीकरण की नीति को करता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या कर रही है, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे छा रही है। समझ में आया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसी, तो ये तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे सही, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 16 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करने जा रहे हैं और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करते रहें और आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपका एग्जाम नज़दीक है और उसी को देखते हुए आपके बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो। और आपको अगर यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, कह रहे हमारी तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं, कैसे मैं एग्जाम देने जाऊँ। वो सभी के साथ में होता है अंतिम समय में। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। कह रहा भारत में ई नाम ई राष्ट्रीयकरण कृषि बाजार लागू हुआ था कब, आपसे ये पूछ रहा है। देखो अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ई नाम पूछ रहा है, तो इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका लागू कब हुआ था। जरा समझ, 17 के क्वेश्चन नंबर 17 के हम लोग बात करेंगे। तो ये कब लागू हुआ था, 17 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको हिंदी में दे रखा है और आपको हो सकता है इस तरीके से भी आ जाए। कैसे, जरा देखो, ऐसे आ जाएगा ई, इसका जो सही नाम क्या है, ई नेम है। बात समझ में आ गई। तो ई से क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, और एन से क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा, मार्केट। ये आपको याद रखना है। तो नेम जो है ये किससे संबंधित है, ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है। समझ में आ गया। ये देखो इसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर पूछ लेता ये आपका लागू कब हुआ था, तो 2016 में ये लागू हुआ था। ठीक, तो 17 का सही क्या हो जाएगा, 17 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में कि नहीं। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 की जब हम लोग बात करेंगे तो शायद आपका उत्तर इधर दे रखा है। ठीक है, आपको 18 आपको इस तरीके से उत्तर दे रखा है। ठीक, चलो भाई समझ लेते। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको ये उत्तर यहाँ पर 18 में दे रखा, तो ये कूट दे रखे हैं और वहाँ पर आपको अगर वहाँ पता होगा तभी तो उत्तर कर पाओगे भाई। अगर आपको वहाँ पर लिखा हुआ है तो तभी तो आप उत्तर को कर पाओगे। तो कैसे करोगे भाई, जब आपको चीज़ें पता होंगी तभी तो आप कूट वाले जो प्रश्न होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। वहाँ पर अगर आपको एक भी पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। जरा समझ लेते भाई। अब आते हैं जरा इधर, हम समझ लेते हैं यहाँ पर। कहाँ दे रखा था, ये दे रखा आपका। ठीक, चलो समझते हैं जरा। देखो सभी साथी साथ में कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस, देखो जो डिस्कस करने वाले प्रश्न उसको मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो ये बोला कि 18 का दे रखा। अब
ये बीमारी का नाम है, ये फसल का नाम है। तो आपको बताना है, जैसे गन्ने की बात हो रही, किसकी बात हो रही, गन्ने की बात हो रही। तो गन्ना जो है इसमें कौन सा रोग लगता है आपको ये बताना है। धान में कौन सा रोग लगता है, और अरहर में कौन सा लगता है, और आलू में कौन सा लगता है। अब देखो यहाँ पर आपको जैसे अगर चीज़ें पता है तो आसान है, लेकिन आपने देखा धान में आपको अच्छे से पता होगा, धान में आपका कौन सा रोग लगता है, तो अच्छे से क्या है, खैरा रोग लगता है। समझ में, खैरा। और खैरा जो रोग लगता है ये आपका जिंक की कमी से लगता है। किसकी, जिंक की कमी से लगता है। बात आगे समझ में। तो अब से प्रश्न पूछा जा सकता है, खैरा जो रोग लगता है वो किसकी कमी से लगता है, जिंक की कमी से। अगर पूछे किस में लगता है तो धान में हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, गन्ना जो है इसको क्या लगता है, रेड राट लगता है। जैसे देखा होगा ये गन्ना होता है, और गन्ने के अंदर जब गन्ना आप क्या करोगे, गन्ने को अंदर दांत से तोड़ते हो तो उसके अंदर जो रस निकलता है वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा हो कुछ गन्ने ऐसे होते हैं अंदर रेड रेड से होते हैं। ठीक है ना, खराब गन्ना होता है, वो एक तरीके का रोग होता है। ठीक, तो रेड डार्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब देखो आलू की अगर हम बात करें, किसकी, आलू की बात करेंगे, आलू में कौन सा रोग लगता है, झुलसा रोग लगता है। कैसे जरा समझ लेते हैं। जैसे देखा होगा पत्तियां होती हैं और वो कैसे झुलस जाती हैं, मतलब झुलसने का मतलब होता है, झुलसने का मतलब होता है जैसे लगती हैं कि जल गई हो। क्या होती हैं, जलने से संबंधित हो, जलने। जैसे देखा होगा वो जैसे कीड़े जो होते हैं, कीड़े खा जाते हैं उनकी पत्तियों को। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो अगला आपका क्या अब अरहर बचा हुआ। अगर आपको इसका नहीं भी पता है तब भी इसका आसानी से आप, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, ए का 2 बन जाएगा, ए का 2, और बी का क्या हो जाएगा भाई, बी का हो जाएगा 3, और सी का क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। यानी 23 और 41 देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारा दे रखा है। ठीक, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे अगर आपने इसको सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पर जरा समझ लेते भाई। देखो 23 और 41 मैंने बोला था, देखो इसमें दे रखा बी ऑप्शन में। बात आई समझ में कि नहीं। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें जब भी आपको मैचिंग का प्रश्न यहाँ पर दिया हो। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और भाई आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहे, आपके लिए यही क्लास कराई जा रही है, आपकी ही मेहनत है। ठीक, चलो करा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक, समझ में बताएगा कि मुद्रास्फीति जो होती है, इन्फ्लेशन जो होता है, वो किससे आपका सर्वाधिक लाभ पाता है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, जरा देखो भाई आपका मुद्रास्फीति से लाभ कब होगा। लाभ आपको किससे पाता है, जो कैसा होगा, ऋणी होता है। ऋणी का मतलब क्या होता है, जो ब्याज जो आपका क्या ऋण लेता है। ठीक है ना, बैंक से पैसा ले लिया उन्होंने, ठीक, लोन ले लिया, और उस पर क्या उसको ब्याज मिलता है। तो सबसे ज़्यादा लाभ किस पे मिलता है, इसी पे मिलता है। जैसे देखा होगा बैंक क्या करती है, वैसे आपको जैसे मान लो आपको मकान बनवाना है, घर बनवाना है, और वो आपने 1 साल 2 साल के लिए ले लिया, तो पैसा वो देगा आपको, देनी पड़ेगा, और उस पर जो ब्याज मिलेगा वो सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, इसी को होता है। बात आगे समझ में। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 का सभी साथियों को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। करा भारत में कर सुधार का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक, टैक्स में जो सुधार होता है, उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। मैंने फिर से बता रहा हूं कि जब आप नहीं वाला दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, उनको नहीं पहले नंबर सर्किल कर लेंगे, तब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। समझते जरा देखो, कर अनुपालन में सुधार, तो ये तो करता भाई। कर अनुपालन में सुधार का मतलब जो भी उसने रूल्स बनाए उनमें सुधार करेगा, तो ये तो करेगा। कर आधार को विस्तृत करना, ये भी काम करता है। अगर किसी चीज को वो विस्तृत नहीं बताएगा तो समझ में कैसे आएगा। अच्छा, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, ये भी काम करता है। जैसे मान लो अगर टैक्सेस वो बढ़ाते ही रहेंगे तो कमी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सी भी सही हो जाएगा। अगला क्या करा, कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना, ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या करता, कर राजस्व जो होगा ये गलत हो जाएगा। तो जो साथी 20वें का क्या कर रहे हैं, डी उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास को भाई लाइक शेयर वगैरह आप लोग करते रहें, और आप लोग पर्सनल चैट ना किया करें। मेरा उद्देश्य जो रहता है केवल चीज़ों को समझाना, और आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करें। आपका, मेरे पास भी उतना समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर जो लोग मेरे से आ रहे हैं तो कम से कम उनका तो भला हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। भारत में स्थानीय शासन विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो फिर से नहीं वाला पूछ लिया। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में ज़्यादा पैटर्न बनता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि होता कि आपने जल्दबाजी में प्रश्नों को किया, और आप जल्दबाजी प्रश्नों में क्या करते हैं, आप गलत उत्तर करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में प्रश्न गलत करके आते हैं, फिर आपको बहुत दुख भी होता है कि मैं ऐसे प्रश्नों को गलत करके क्यों आया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्या बोला कि कौन सा सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन का कोई स्वतंत्र कोर्ट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो स्वतंत्र कोर्ट क्या होती है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि नहीं होती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ, अगले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। 21 का क्या, ए बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। ठीक, अगला पढ़ लेंगे।
स्थानीय निकायों के 30% स्थानीय स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये बिल्कुल सही बात है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक उपयोग करता है, ये भी सही हो जाएगा। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, बिल्कुल सही है। और ये कैसा दे रखा, गलत, और हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। समझ में, 21 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे क्या बोला, कह भारत में लोकसभा स्पीकर का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। यहाँ पर अध्यक्ष की बात करेंगे और अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझते जरा। लोकसभा को अध्यक्ष या स्पीकर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, उसको क्या करता है, यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करेंगे। देखो, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। समझ में। अब देखो यहाँ पर जो शब्द हैं ये आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे। ठीक है, देखो जरा समझ लेते हैं। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो कैसा होता है, चयनित होता है। चयनित का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड होता है। सिलेक्टेड का मतलब जैसे जो कमेटी होती है वो उसको सिलेक्ट करके बना देती है। ठीक है, समझ में आ गया। निर्वाचन का मतलब जो बोर्ड के द्वारा पहुंचता है, तो वहाँ पर बोर्ड तो हो जाता है, बोर्ड के बाद में चयनित होता है। जैसे मान लो कोई भी सांसद होता है, वो बन गया, अब उसमें एक लोग उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कि लोकसभा स्पीकर बनने का कौन लायक है। तो चयनित, चयनित का मतलब जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर इसमें बोला जाए कि चयनित करना है तो हो सकता है कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, सिलेक्टेड बोलते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा सा इससे और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आप सभी का कमेंट करके बताना है। करंट का प्रश्न है भाई, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओम बिरला है। और ये भाई बहुत सुर्खियों में रहे थे, तो इसलिए आप कह रहे हैं इसको याद रखेंगे। ओम बिरला क्यों सुर्खियों में रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने कोटे का प्रयोग करके अपनी बेटी को आईएएस में क्वालिफाई करवा लिया था। बात आई समझ में। तो ये बहुत सुर्खियों में रहते, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोला, संघात्मक शासन की व्यवस्था तो विशेषज्ञ किसे माना जाता है, मतलब जो संघ की व्यवस्था होती है उसकी कौन यहाँ पर विशेषज्ञ किसको माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश अंग्रेज लोगों के नाम दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केसी हियर। केसी जो हियर थे ये संघात्मक के इसके क्या बने जाते हैं, ये व्यवस्था के आपके विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, तो केसी हियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भाई आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें, आपके लिए क्लास लग रही है, ठीक है ना। और आज फेस्टिवल होने के बाद में आपकी क्लास ये चलाई जा रही है, और इसीलिए मैं आपको सभी चीज़ों इग्नोर करके आपकी एक क्लास लेने कर रहा हूँ कि हो सकता है अंतिम समय में कुछ चीज़ें आपकी जो रिवाइज हो जाएंगी वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, कह भारतीय संविधान में मान्यता देता है, किस चीज़ की मान्यता देता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर किसकी हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को गलत हो जाएगा, केवल वाले शब्द कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। केवल भाषाई अल्पसंख्यक गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर मान्यता दी जाती है। समझ में आ गई। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका सी उत्तर हो जाएगा। कैसा, केवल वाला गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं। ठीक, समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 24 का सी उत्तर जो बिल्कुल कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करेंगे। भाई 25 का उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताते रहेंगे। जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में निम्न कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द है, किसकी बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की बात करा, आप ऑप्शन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप जब भी एग्जाम देने जाएं तब आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में प्रश्न नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे आते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, वही आपको सिलेक्शन से क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर 25 के नंबर की यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही क्या व्यक्त करता है। ठीक है, चलो समझेंगे। भारत में अनेक धर्म है, गलत बात। ठीक, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है यहाँ पर, इसके नाम से लेंगे। भारतीयों को धार्मिक की स्वतंत्रता है, गलत बात। ठीक, अगले की हम लोग बात करेंगे। अगला क्या बोला, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी गलत बात है। भाई भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत में राज्य का कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जितने भी राज्य हैं उनका पर्टिकुलर क्या है, उनका कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और यही बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। तो जो साथी 25 का डी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। विटामिन से हम लोग बात कर लेते हैं। विटामिन के कई बार प्रश्न में डिस्कस करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर चीज़ें पता होगा तब आप यहाँ पर उत्तर कर पाओगे। 26 का सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो
समझना ध्यान से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, बिल्कुल ही सही दे रहा है यहाँ पर, ये तो हमें जरूरत नहीं है। विटामिन B3 होता है, ये भी इसकी बीमारी से क्या होता है, प्लेग्रा रोग होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, विटामिन डी जो होता है ये देता है बरदानता, और बरदानता जो होता है मतलब अंधे, रतौंधी और बरदानता बात तो एक ही है, तो ये विटामिन ए हो जाएगा, क्या, विटामिन ए। लेकिन यहाँ पर क्या देखा, विटामिन डी, तो यही कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉलिक एसिड रक्त पालता, ये भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 26 का क्या हो जाएगा, 26 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की। जरा क्वेश्चन नंबर 27 सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, एनोस्मिया कहते हैं किसको, एनोस्मिया किसको कहते हैं, आपको उत्तर करके बताना, कमेंट करके सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घ्राण संवेदना की कमी से जो होता है उसको बोलते हैं एनेस्मिया। बात आई समझ में। इसका सीधा सीधा आपको उत्तर याद रखना है, ज़्यादा डिटेल्स में आज नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्या है, आपका पेपर लगा हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप नई चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से उत्तर ये सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या बोला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है। क्या बोला है, तांबे की यहाँ पर बात कर रहा है, निम्न कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं, तांबे के मिश्रण की बात का कौन सा है, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना। और मैंने ये प्रश्न डिस्कस भी पिछली क्लास में किया हुआ था। ठीक, समझ में आ गया। तो जब यहाँ पर तांबे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तांबे की बात हो रही है, तो तांबा जो किसका बना होता है आपको अच्छे से पता है, वो किसका बना होता है, पीतल और कांसा का। किसका बना होता है, पीतल और कांसा का ये बना होता है। ठीक, समझ में आ गई। चलो अब देखो, तांबा जो होता है आपको अच्छे से पता होगा कि ये कैसा होता है, इसका कलर हरा होने लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो कुछ दिन रखा रहता है, तांबे के जो बर्तन होते हैं, सॉरी हाँ तांबे के होते हैं कि पीतल के होते हैं, पीतल के बर्तन, सॉरी तांबा नहीं पीतल होता है। तो पीतल के जो बर्तन होते हैं वो जो घर में रखे होते हैं, आपने देखा होगा तांबे के लोटे पहले चलते थे। ठीक है ना, तो ये सब क्या होता था, इनसे धीरे धीरे क्या होता था कि वो जब रखे रहते तो हरा कलर उसमें होने लगता है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न, एसएससी ने प्रश्न पूछा था भाई। क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या बोला, सभी साथी कमेंट करके यहाँ पर उत्तर देते रहे, सभी साथी जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं। अगला क्या बोला, करा यदि एक जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरते रहेगा, नीचे डूब जाएगा। नीचे, यदि एक जहाज नदी से समुद्र से ऊपर प्रवेश करता है, जहाज जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करा, नदी से समुद्र में प्रवेश करा, आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। तो 29 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वो ऊपर उठेगा। कैसा, ऊपर उठ जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं। ठीक, आ गई बात। 29 का बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात कर रहे हैं और धीरे धीरे आधे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आज मैं करीब 70 प्रश्न आपके कंप्लीट कराऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपको यहाँ पर बहुत क्या करेगा, आपको बेनिफिट और फायदा मिलेगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, क्या बोला, हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, जो हवा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, आपका आसान प्रश्न है। 30 का सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कैसी होती है। देखो, अगर केवल स्थितिज ऊर्जा लगा दे तो भैया हवा जो होती है स्थित कहाँ होती है, वो तो चलती रहती है ना। गतिज ऊर्जा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा गलत, स्थित गलत, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, प्रश्न इतने टफ नहीं होंगे एग्जाम में, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम है, इसके बाद एक एग्जाम और होगा, तो प्रश्न आसान होंगे। आपको पेशेंस बना के रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ठीक है, हाँ, डरना नहीं बिल्कुल भी आपको, और प्रश्नों को अच्छे से करके आना है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने चीज़ों को पढ़ा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने ये प्रश्न कई बार आपको प्रैक्टिस कराया। और सीधा सीधा अगर प्रश्न सोचो, हर प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो अगर आप इतने सारे प्रश्नों को अगर कर लिए हो तो कैसे दिक्कत होगी, समझेंगे। यदि दो संख्याओं की संख्या का अंकों का योग कितना है, 12 दे रखा है। कितना, 12। अब देखो, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी का योग कितना दे रखा होगा, 12 दे रखा हो। कैसे, 9 और 3 का योग 12, 4 8 का 12, 7 5 का 12, 5 7 का 12। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। अगर वो संख्या जो है, अगर उन दोनों का हम क्या करते हैं, बदल ही दी जाती है, तो वो संख्या क्या है, 18 से ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, आपको उत्तर ये बताना है। देखो समझते जरा, अगर हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या करना, आप हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करो। हम सपोज ऑप्शन ए उठा लेते हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि सर 39 हो सकता है, कैसे, देखो 18 ज़्यादा। अगर यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं, 39 बात करते हैं, समझना। अगर 39 बात करते हैं, 39 में अगर आप 18 जोड़ दोगे तो कितना आएगा। अगर 39 में 18 जोड़ोगे तो भैया कितना आना चाहिए, 93 आना चाहिए। क्या 93 आ सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल 93 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कैसा होगा, गलत हो गया। ठीक, अगर देखो यहाँ पर अब 48 दे रखा है, 48 में जब आप 18 जोड़ दोगे तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए, 84।
क्या बताओ 48 और 18 जोड़ोगे यहाँ पर 84 आ पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल ही गलत बात है सर, यहाँ पर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 48 भी कैसा हो गया? गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर दे रखा कितना 75 और 75 दे रखा, और आपको 75, आप 75 से सुनो, 75 से अगर 18 जोड़ोगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा भाई, 75 से आगे की तरफ बढ़ेगा और संख्या बदलनी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको लगता है 57 आएगा? ये तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया? गलत हो गया। अब आपके सामने देखो एक ही ऑप्शन बचता है, उत्तर तो यही होने वाला है, लेकिन हम एक बार समझ लेते कैसे। देखो 57 था और 57 में आप क्या करोगे? 18 का जोड़ दो। ठीक, अगर आपका आंसर 75 आता है तो ये सही हो जाएगा। कैसे? देखो 8 7 कितना हो जाएगा? 15, कैरी कितना हुआ? 1, 5 और 1 कितना? 6, 1 7 हुआ चेंज कि नहीं? देखो 7 की जगह क्या आ गया? 5, 5 की जगह क्या आ गया? 7। बात आई समझ में? तो आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी कर सकते हो, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसका बेसिक तरीका देखोगे तो बहुत लंबा है। ठीक है, मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस करवा रखी, आप प्रश्नों को समझ के साथ आप प्रश्नों का उत्तर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। गलतियां होती हैं, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो 31 का जो साथी यहाँ पर क्या कमेंट करके बता रहे हैं? डी उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रश्नों को समझ के कर पा रहे होगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे किसकी? हम लोग 32 नंबर की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा? ए का 20% बी है। ठीक है, बी का 20% है, तो इनमें से किसके बराबर है? आपको बराबर बताना है कि यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जरा समझेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करोगे आप, समझिए जरा। देखो कैसे करोगे। यहाँ पर करा ए का 20% कितना है? ए का 20% बी है। ठीक है, तो बी का 20 का परसेंटेज कितना हो जाएगा? देखो कैसे करोगे इसको, आप सॉल्व कर लो कैसे, जरा देखो। ए निकाला, ए इंटू के क्या? 20/100 कर दिया, समझ में आया? और ये बराबर किसके है? 20 के। बात आई समझ में कि नहीं? चलो इतना तो समझ में मुझे आ गया। अच्छा, अगर ये आ गया, आप कह रहा है 20 का 20% देखो 20 का B%, यानी कि ये कितना हुआ? इतना ही तो हुआ जाके। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा किसके बराबर है। देखो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा हम लोग। ये किसके हो जाएगा? 5 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक, एक तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं, इसको जरा सोल्व लेते हैं। ये आ जाएगा कितना? 1/5। ठीक, ऐसे तो आ जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसका उत्तर हो जाएगा कितना? 1 मिनट रुको जरा। 20 5 100 और 100 का कितना हो जाएगा? तो 20 का 100 हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है भाई, इसको जरा देखो समझ लेते हैं। यहाँ क्या बता रहा है? जैसे आपको क्या जो चीज़ दे रखी एज इट इज़ आपको लिख लेना। कैसे जरा समझेंगे। देखो ए का 20% आप इसी तरीके से लिखोगे, 100 कर दिया, और बराबर किसके? ये है। तो यहाँ पर क्या करो, पी को आपकी वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ पर क्या करो? बी की वैल्यू निकाल लो। कैसे? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/5 होगा। तो यहाँ पर क्या बचा? A/5 = कितना निकला? बी निकला। और यहाँ से क्या करें, हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है, अब बी का आपका दे रखा है, यहाँ पर यही तो दे रखा है भाई। तो बी बराबर कितना? A/5 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर जब परसेंटेज इसका निकालोगे, देखो कैसे करोगे, समझ लेते फिर से दोबारा से। बी बराबर A/5 निकला। बी बराबर कितना निकला है? आप सभी का उत्तर क्या आएगा? बी बराबर कितना निकला है? अब देखो 20 इंटू कितना हो जाएगा? A/5, क्योंकि बी जगह कितना दे रखा है? इतना दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? अब परसेंटेज तो आप साथ में चल ही रहा है भाई, परसेंटेज तो साथ में चल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? ए का 4% यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान प्रश्न था, इस तरीके से प्रश्न करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 4%। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। आप सबसे पहले नंबर जो दे रखा उसको लिख लें, और वो लिखने के बाद में यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल लें, और जो बी की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है, और सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा क्या? ए का 4% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपने बी, ये सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही सभी साथियों को? अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो भाई आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और भी लोग यहाँ से जुड़ पाएँ और अच्छे चीज़ों को आप सीख पाएँ। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करें। धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ हम लोग पहुँच रहे हैं। करा कि 13.69 का वर्गमूल है। देखो सब समझेंगे। यहाँ पॉइंट दे रखा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। कैसे, जरा इसको समझ। देखो आपको अच्छे से पता है कि 9 जो है, समझना ध्यान से, 9 है अंतिम में दे रखा है। 9 अंतिम में कब आएगा? या तो आपका क्या है 3 का वर्ग करोगे तब आएगा, या 7 का करोगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पर देखो 3 कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 यहाँ पर होगा।
अब देखो 7 दे रखा है, तो आपको क्या पता चला कि भैया देखो सबसे पहले नंबर पे ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन कैसा गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन कैसा दे रखा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 37 का करोगे तो पॉइंट आने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा समझ ले, देखो अगर यहाँ पर आप करोगे कितना, 3 का 3 करोगे और 3 का कितना 9 आ जाएगा। अगर 4 का मान लो 4 का कर देते हो तो 4 का 16 आ जाएगा। तो भैया हमें चाहिए कितना, हमें तो 13 चाहिए ना, तो कम ले सकते, ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, और बीच में लगाए पॉइंट, इस तरीके से ये सही हो जाएगा। और बाकी इसका बेसिक तरीका देखोगे बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका भी तो आपको होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, देखो जरा समझ लो भाई। क्या करेंगे, 1 3 यही दे रखा है, यहाँ से पॉइंट ही दे रखा था, और ये पॉइंट अगर हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये जो ऊपर आपका दे रखा कितना है, ऊपर जो दे रखा है वो आपका, सॉरी हाँ यही होगा सॉल्व, बात आई समझ में। इसको जब सॉल्व करोगे तब आपका कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। ठीक, बात आई समझ में कि नहीं। इस तरीके से क्या करना, आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी साथी सॉल्व करके यहाँ पर कमेंट करेंगे, और जो साथी मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो इसको जरूर उत्तर करेंगे, क्योंकि आपके सर ने आपका एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। करा 81 जो परिणामों का औसत कितना, 54 दे रखा है। प्रथम 59 का जो औसत है वो 52 है। अंतिम का कितना, इतना है। अंतिम का परिणामों का औसत कितना, 60 है। तो 60वें परिणाम की यहाँ पर गणना करने की बात बोला, आपसे इसका उत्तर बताना। देखो क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट भी है लेकिन बहुत आसान है। आपके पास में टोटल कितने दे रखे हैं, 81 दे रखे हैं। तो 81 इंटू क्या करेंगे, 54 कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। 81 इंटू 54 करोगे तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा भाई, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। देखो इसका करोगे कितना आएगा भाई, सभी साथी सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो हम पूरा प्रोसेस नहीं सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चाहो तो बताओ उसको पूरा सॉल्व कर दें, और नहीं तो क्या करें कि आप मैं तरीका बता दूं, क्योंकि मैं कई सारे प्रश्नों को करवा चुका हूँ। देखो समझो जरा क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे 54 इंटू 81 कर लेते हैं। क्या करें, 54 इंटू 81 करोगे तो 54 इंटू 81 करने पर सीधे से डायरेक्ट पकड़ दो, तो ये 54 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 8 चौको 32 का 2, और कैरी 3, 8 5 से 40, और 40 और 3 कितना हो जाएगा, 40 और 3 कितना, 43 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 5 2 7, 43 43 74 यहाँ पर निकल के आया टोटल। यहाँ पर सभी साथी क्या करेंगे, पहले का कितना निकल के आया, 43 74 निकल के आया। अब 59 जो दे रखा है इसका मल्टीप्लाई कर देते, 52 है, तो क्या करेंगे 59 इंटू 52 कर देंगे, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। जल्दी स्पीड से करेंगे आप, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 9 दूनी 18, कैरी 1 हुआ, ठीक है। 5 दूना 10, 1 11, 118 हुआ। इसके बाद करेंगे 9 पना 45, 9 पना 45 का 5, कैरी 4, और 5 25, 25 और 4 कितना, 29, ठीक। इसको भी जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और इसके बाद में कितना बचा, 10, और ये 3, यानी कि 30 68 यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया, 2 वैल्यू आपको निकल आई। अब देखो क्या करा है, करा अंतिम 21 का 60 है, तो इसका भी कर लेते हैं जरा हम लोग भाई। कितना करेंगे, 60 इंटू 21 करेंगे, ठीक है। तो ये 0 तो बना रहेगा, तो 0 तो पहले लगा देते, कितना आ जाएगा, 6 6 6, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1260। अब देखो जो यहाँ पर 1260 दे रखा है, और इसके बाद क्या जो आपका कितना है 30 68 आया है, इसको दोनों को जोड़ लेंगे और इससे घटा देंगे, जो आपका बचेगा वो उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कोशिश करने की कोशिश करूँगा। देखो जगह थोड़ी सी कम है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो। देखो जरा यहाँ पर कितना 1260 दे रखा था भाई, 1260 दे रखा ना, तो 1260 को क्या करेंगे, इसको देख करके देख लो भाई कैसे करेंगे। ये आ गया कितना, 8 आया। अच्छा इसके बाद 6 और 6 कितना हुआ, 6 और 6 कितना हुआ, 12 हुआ, कैरी 1 हुआ, ठीक। और इसके बाद में कितना जाएगा, 2 और 0 दे रखा है, तो 2 हुआ और एक 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 3 और 1 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इससे क्या करना, आपको माइनस करना है। समझ में आ गया, देखो। और 72 से आपको 72 से देखो ये तो कट जाएगा, तो आपके 72 से 28 आपको माइनस करना। समझ में आया, तो क्या करना, 72 से 28 केवल आपको माइनस करना है। समझ में आया, देखो यहाँ पर होगा 12, 12 में कितना बचेगा, 12 में बचेगा तो 4 आ जाएगा भाई, 34, 6 8 6 14 12, कुछ कोई मिस्टेक यहाँ पर हो गई भाई सॉल्व करने में, लेकिन इसको सीधे बता दे रहा हूँ।
यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आपका 34 नंबर का आएगा। कितना, 1 मिनट, 34, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे करना क्या आपको कि देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई करके आओगे तो आपका कितना निकल के आएगा, जगह थोड़ी सी कम है, 43 और 74 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका और इसका 59 और 52 का जो मल्टीप्लाई करोगे वो कितना आ जाएगा, 30 68 आ जाएगा। कितना, 30 और 68 आ जाएगा, ठीक है। और जब 21 और 60 का करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 12 60, ठीक है। और इनको जोड़ लो, 8 आ जाएगा, 6 और 6 कितना हो गया, 6 12 हो गया, ठीक है ना। 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 6 12 और 2 1 कितना, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 43 28 हो गया, 43 28 हो गया, ठीक है। और इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो 14 है, 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ पर कितना बचा था, 6 बचा था, 6 में 2 गया तो 4, यानी कि 46 का सही उत्तर हो जाएगा। कितना ही, इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा फास्ट करें और आसान तरीके से करें, ठीक। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, 34 का सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। कह रहा इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट होता है। क्या मतलब, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट से मतलब, देखो यहाँ पर जो भी आपकी जब इस तरीके का प्रश्न आपका है, ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है, तो यहाँ पर जितने भी आपकी जो आपकी पावर दे रखी, ध्यान समझेंगे, जो पावर दे रखी इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड करेंगे। कैसे, देखो जरा, 4 का जब आप डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। और 4 का जब आप डिवाइड करोगे तो 16 चौको 64, यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 1 बचे, जितना आपका शेष आएगा वही उसकी पावर कहलाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1 होगा, ठीक है। अगली बात करें, यहाँ पर कितना देगा, 6 दे रखा है। और 6 को आप 4 से 61 दे रखा है, 61 पावर दे रखा है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। जितनी पावर, जितने आपका शेष बचेगा वही उसकी पावर बचेगी। फिर यहाँ पर 57 दे रखा है, तो 57 दे रखा है, 57 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 14 चौको 56, इसमें भी 1 बचेगा, इसमें पावर 1 बचेगी। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 7 छंग कितना हुआ, 42, देखो 7 छंग 42 आया है, कितना, 7 छंग 42 आया, इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही तो आया ना। और 3 दूना 6, आपको पूरा सॉल्व करने, क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट पूछा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जितनी आपकी पावर दे रखी उसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो फिर उस पावर की अंतिम पावर कहलाएगी। समझ में आ गया। जैसे 41 था तो 41 में आपने 4 से डिवाइड किया, शेष आपका कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर कितना, 6 दे रखा था, तो 6 की पावर कितना, 1 हो गया। इस तरीके से करेंगे आप, यूनिट डिजिट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर 35 का बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगले की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान सभी साथी समझेंगे। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आपको बताना है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद के थे। तो आप सभी का यहाँ पर आसान प्रश्न है। 36 की अगर हम बात करेंगे, 36 का उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा बी। सरस्वती कौन से ये थे, समझ में आ गया। तो सरस्वती संपादक पता कौन थे, महावीर प्रसाद थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, कह रहा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसका सही अर्थ क्या होता है, देखो जरा समझ लो। 37 की जब हम लोग बात करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर एक कहावत बोली जाती है, जैसे मान लो दूसरे घर में खाना बना हुआ है, तो आपको वो अगर खुशबू भी आ रही तब भी वो खाना अच्छा लगेगा। हो सकता है वो देखने में अच्छा ना हो, टेस्ट उसका अच्छा। तो दूर जो, जैसे मान लो अगर आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप सफ़र कर रहे हो और सफ़र में क्या है, कहीं दूर, बहुत दूर आपके क्या है, कोई गाना चल रहा है, वो गाना आपको सुन के क्या बहुत अच्छा प्रतीत होगा। तो इसी को बोला जाता है दूर के ढोल को सुहावने लगना। समझ में आ गया। तो परिंदा अच्छी लगना गलत हो जाएगा। अनदेखी वस्तु भाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है उसको बहुत क्या करना, पसंद करना, यही हो जाता है इसका मतलब, ठीक। कानों सुनी बात पर विश्वास करना, दूर की ढोली अच्छी सुनाई देती, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो 37 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्न कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, किसकी बात करा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मैंने आपको बताया है, जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग आए तो वो जो शब्द दे रखा उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक। तो 38 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट में योग करके बताएंगे। देखो जैसे अगर बताएं इसका सही उत्तर क्या, 38 का डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। योगिनी जो है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, इसका आपको उत्तर हो जाएगा 38 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। 39 बोला हनुमान ने
संजीवनी बूटी के लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार बताइए। यहाँ पर कौन सी वाक्य में त्रुटि हो रहा है? देखो, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। देखो अब जो समझ लो, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? तो ये ग्रामर का प्रश्न है। तो ग्रामर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो आपके कारक होते हैं, क्या कारक होते हैं, उसको यहाँ पर क्या इन्होंने गलत लिख रखा है। कैसे जरा देखो, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, होश में लाए हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आ गया। इस तरीके से इसका कारक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत दे रखा, ठीक है। चलो, तो ये आपका किताब 40वें प्रश्न की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। नैसर्गिक का विलोम पूछना आपको, क्या नैसर्गिक का विलोम आपको बताना, विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है, बात आगे समझ में। और प्राकृतिक क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपको लाइक शेयर कमेंट वगैरह करना है, और अभी भी क्लास आपके प्रश्न बचे हुए हैं, अभी भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपके इंग्लिश के प्रश्न मैंने सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक, समझ लेते जरा। और ये टॉपिक भी है, तो रीजनिंग तो मेरा मेन टॉपिक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ मैंने रीजनिंग के प्रश्न नहीं करवाए, तो मैं उनको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मैंने ये प्रश्न आपको ऑफलाइन में सॉल्व भी करवाए थे, आपको अच्छे से पता होगा, सभी साथी इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बताया, सभी ड्रेस कपड़े हैं। देखो, जो चीज़ यहाँ पर क्या दे रखा, सभी दे रखा, वो अंदर होगा, तो कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका क्या है, ड्रेस है, ठीक है, और वो क्या है, सभी कपड़े हैं, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा फिगर। तो ये क्या हो जाएगा, कपड़े हो जाएगा। हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जगह आपकी कम है। अच्छा, सभी कपड़े जो हैं वो धागे हैं, सभी कपड़े क्या हैं, धागे हैं, तो ये अंदर की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। कुछ फिगर आपका इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धागे, तो यहाँ पर धागे लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डी से मैंने एक नाम दे दिया। ये आपका चीज़ यहाँ पर दे रखा है। अब जो निष्कर्ष दे रखा उसके आधार पर इसका उत्तर करना। सभी साथियों को कमेंट करके बताना, अगर आपको नहीं पढ़ा तो आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, लेकिन आप फालतू का कमेंट ना करें, चीज़ों को समझें। क्या करा है, सभी ड्रेस धागे हैं। देखो जरा समझो, ड्रेस यहाँ दे रखी है और धागे यहाँ दे रखे हैं, तो बिल्कुल ही सही बात हो जाएगा भाई। जब हमने आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या बताई थी, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते, देखो अंदर से बाहर की तरफ आपका जा रहा है, तो सभी ड्रेस धागे, तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? अच्छा, अगला करें, सभी धागे कपड़े हैं, जितने भी धागे हैं वो क्या, कपड़े हैं। मैंने आपको बताया था, बाहर से जब अंदर की तरफ आप आओगे तो सभी वाला कैसा होता, गलत होता है। अगर यहाँ पर सभी की जगह क्या ना दिया होता, कुछ दिया होता, तो ये सही हो जाता। बात आई समझ में? ठीक है, तो पहला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा कैसा हो जाएगा, गलत। अब जरा हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या निष्कर्ष किस तरीके से दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके क्लास में करवाए हुए। ठीक है, जो लोग आए थे उन्होंने चीज़ों को सीखा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसको जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा, इंक्लूडेड का शब्द यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक, और रिवर का कोड आपका ये दे रखा है। अब करा ड्राइवर का कोड आपको बताना। समझ में आ गया? तो यहाँ कैसे चीज़ों को आपको करना है, समझ जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो चीज़ आपको यहाँ से पूछी जाए उसी का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो कोड दे रखा है, इसका कोड कुछ इस तार पे बनाया है, और इसका कोड ये इन्होंने इस बाजार बनाया। तो यहाँ पर इसका कोड बना, देखो यहाँ पर जैसे आपने देखा डी, तो डी का कोड आपने यहाँ देखा, ठीक, पीछे से कितना देखा आपने, डी का कोड यहाँ पर देखा, तो पीछे से एक यहाँ पर छूट चुका है, दो कोड यहाँ पर दे रखा है। समझ में आया? एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें क्या हो कट गई हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे आप चीज़ों को समझो। देखो जरा, जैसे मान लो आपको दिख नहीं रहा है, जैसे एग्जाम में तो पूरा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मान लो तो आई है, आई का कोड यहाँ पर 4 दे रखा है। यहाँ पर देखो तीसरे से चार कहाँ पर दे रखा है, देखो 215, 251, 234 और 234। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, पूरी तरीके से गलत हो गए। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो अब देख लेते जरा यहाँ पर। अच्छा, एक बार ये समझ में आ गया। अच्छा, अगला देखते हैं, यहाँ पर आर दे रखा है, आर से क्या हो रही, शुरुआत हो रही, तो अंतिम यहाँ पर आर का कोड कितना, 3 दे रखा है, तो आर का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना 5 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 3, यही इसका सही। पूरा आप ऐसे प्रश्नों को पूरा सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो जो साथी 47 का डी उत्तर करें, बिल्कुल भी सही उत्तर करें, आपको ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गई बात? अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छे से आप प्रश्नों को यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
अगला क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा वैसा प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि थ्योरी वाला ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 की हम लोग बात करेंगे। निम्न उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द जैसे। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और करीब 70 प्रश्न आपके भी सॉल्व कराने। आप क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहे। 49 की बात करेंगे, 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो लोहा की बात करा, लोहा का संबंध क्या Fe है, तो चांदी का संबंध क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसके संकेत होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है। तो लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। तो चांदी का क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। समझ में आया। तो जो साथी 49 का सी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। बात आई समझ में। आप थोड़ा सा स्पीड से आपके प्रश्न कराएंगे क्योंकि मैथ के आपके यहाँ पर इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि आपने इससे पहले इसको पढ़ा नहीं होगा, तो मैं भी इसको आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। बैंक का प्रश्न है, इसको आप रहने दो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। समय ज़्यादा लगेगा और अगर एक प्रश्न आएगा तो आप उसी प्रश्न में लगे रहोगे, लेकिन ऐसे प्रश्न अगर करा देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 51 बोला, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है। सभी साथियों को यहाँ पर आपको उत्तर करके बनाना है, कौन सी ऐसी खिलाड़ी प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है। 51 की यहाँ पर बात करें, 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। समझ में आ गया। आपको सीधा सीधा उत्तर बताना है क्योंकि आप थोड़े से स्पीड से प्रश्न कराएंगे, आपके जीएस के प्रश्न बचे हुए हैं। 51 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको अगर आता है और एक ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है, आपको अच्छे से रखना। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, 8 मार्च को ही मनाया जाता। आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, इससे एक रिलेटेड एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में आ सकता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा अलाई का दरवाजा किस विरासत में स्थल में है। आपको बताना अलाई का जो दरवाजा है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 की आपसे बात कर रहा है, ठीक। समझ में आ गया। तो अलाई का दरवाजा ये कहाँ पर स्थित है, कुतुब मीनार में। समझ में आ गया। तो 53 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका सही उत्तर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। और आप लोग भाई क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें, आपके लिए क्लास करवाई जा रही है और आप लोग अगर ऐसा सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे क्लास से कैसे चलेंगे, ठीक है। करा दांडली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दांडली वन्यजीव अभयारण्य आपके किस राज्य में, यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर कमेंट करके उत्तर बताना है। 54 का उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 54 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप साथ में नोट करते चलाएं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की, ठीक। सभी साथी कमेंट करके साथ में बताते चलेंगे इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। अब कह रहा है ये देखो आपको मिलान करना है, ये कुछ आपके संस्थान दे रखे हैं और आपको मिलाना है, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा चीज़ों को, अगर आप हम करें आपको नहीं पता मैचिंग वाले में, लेकिन आपको कुछ तो पता होगा, इतनी सारी आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़े नहीं, एक बार कोशिश जरूर करें, ठीक। देखो 55 की यहाँ पर किसकी बात करने जा रहे हैं, 55 की हम लोग बात करेंगे और 55 को आपको यहाँ पर उत्तर आपको देना। देखो करा कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किसकी बात कर रहा है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज और मैनेजमेंट की बात कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय की बात कर रहा है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है, ठीक है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। इसको आपको बताना। देखो अब जैसे आपको पता होगा, आप उत्तर प्रदेश से, ये सभी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये उत्तर प्रदेश प्रश्न और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इससे आपका कोई ना कोई प्रश्न बना देगा, तो इसको आप ध्यान से जरा करेंगे। देखो जब ग्रेन स्टोरेज की बात करता है तो आपका कहाँ पर आ जाता है, हापुड़ आ जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पहले का ए केवल एक ही में दे रखा है, उत्तर इसका सही हो गया। अच्छा अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये क्या हो जाएगा। तो बी की जब बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नोएडा में स्थित है। बात समझ में आ गई, इसका सही हो जाएगा ये। अच्छा गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। समझ में आ गया। हरिश्चंद्र अनुसंधान की बात करेंगे तो ये भी आपका प्रयागराज में स्थित है। समझ में आ गया। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 55 का जो साथी ए उत्तर कर रहा है बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहा है, ठीक। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहे भाई। निम्नलिखित में से किस देश में समुद्री सीमा भूमध्य सागर की नहीं है। आपसे पूछ रहा भूमध्य सागर की सीमा वो नहीं है, आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बेल्जियम है वो क्या है, समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर ये स्थित नहीं है। समझ में आ गया। बेल्जियम इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की बात करेंगे। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों में न्यूनतम आयु क्या है।
आपको अच्छे से मैंने लोकसभा का प्रश्न आपको बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी हाल ही में आपके चुनाव हुए थे, तो लोकसभा की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने कई बार इसको डिस्कस भी आपसे किया हुआ है। 57 का जो साथी क्या कर रहे हैं, लोकसभा की यहाँ पर बात हो रही है, तो लोकसभा कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर 57 की बात करें, 57 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। कितना, 25 का। अब देखो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे राज्यसभा, तो राज्यसभा की कितनी है, तो भैया 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। पंचायत की बात करेगा तो 18 वर्ष हो जाएगी, वोट डालने की 21 वर्ष। बात समझ में आ रही, 18 वर्ष हो रही है, 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको प्रश्न को याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या करेगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, समझ में आ गया। मतलब एक ऐसा लौह स्तंभ है जो बहुत साल उसको हो गए हैं, लेकिन उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। क्या, जंग का मतलब समझते हो, जंग, ठीक है ना। लोहा जो होता है, लोह के ऊपर जंग लग जाती है, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक। सभी साथी यहाँ पर कमेंट के करके बताएंगे 58 का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर कहा है, कुतुब मीनार के परिसर में एक ऐसा खंबा लगा हुआ है, उसमें कभी भी क्या है, जंग आपकी नहीं लग रही। तो कहाँ है, कुतुब मीनार जो मीनार है वहाँ पर ऐसा एक खंबा बना हुआ है, ठीक। आगे बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। समझ में आ गया, नहीं पूछ रहा है, ना कि है। देखो 59 की हम लोग बात करेंगे, 59 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या 1 नवंबर को कौन सा नहीं मनाता है, ठीक। कैसे इसका उत्तर दोगे, इसका आपको कमेंट करके बताना है जरा। देखो 59 की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है 1 नवंबर को ये नहीं मनाता है, 1 नवंबर को ये नहीं मनाता, इतना आपको याद रखना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं। करा कि 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया। आपको इसका कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो साथी 60 का डी उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। भाई आपका धीरे धीरे 1 घंटा कंप्लीट होने वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 की हम लोग बात करेंगे, अच्छे से आपको बताना। 7वीं जनगणना का यहाँ पर बात करा, किसने प्रारंभ कर दिया है, तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। क्या, 61 का जो साथी बी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। अब आपको अगर यहाँ पूछ लेता है, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक, तो भारत में यहाँ पर स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना क्या है, होने वाली है। और होनी थी कब, कोविड के कारण 21 में होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई है। तो अगर भारत की पूछता तो कौन सी हो जाएगा, 8वीं हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको आसान से करेंगे। भोपाल ग्रस्त त्रासदी है, ये 2 से 3 दिसंबर की रात गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी का निम्न कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की हम लोग बात करेंगे, और 62 का आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। देखो सबसे पहले नंबर की बात क्या करा, यह दुर्घटना 1984 में घटी थी, बिल्कुल सही बात है। भाई अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है भोपाल गैस त्रासदी है ये कब घटना हुई थी, तो 1984 में घटित हुई थी। अगला, यह इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रश्न ये पूछ लेता 1 नंबर में आपका प्रश्न आ जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी यहाँ पर रिसाव हुआ था, कौन सी गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर क्या हुआ था, रिसाव हो गया था। अगला, यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के कारखाने में, बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो तीनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरीके से 62 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। सभी साथी कमेंट करके साथ में बताते रहें, और मुझे आज थोड़ा सा कम टाइम आपको मिल रहा है, मैं चाह रहा हूँ आपके प्रश्न ज़्यादा हो पाए, ठीक है। लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा अगर आप चीज़ों को देख रहे हो, ठीक। अगर आपको अच्छा लगता है कि आज भी आपको सोचो आपकी मैं क्लास कराऊँ, कल भी आपकी क्लास होगी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, ब्राज़ील के ये सभी साथी याद रखेंगे, कल भी आपकी क्लास होगी, तो आपको परेशान नहीं होना। मैं कल एक प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा। ब्राज़ील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरिलोना अरुजो का वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञों के रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह पुरस्कार कौन प्रदान करता है, आपको इसका कमेंट करके बताना। 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर किसकी बात है, ब्राज़ील के गणितज्ञ थे कौन, डॉक्टर कैरिलोना अरुजा। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर कैरिलोना अरुजा हैं, ये कौन से देश से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इनको कौन से में किससे पुरस्कार दिया गया, तो गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार इनको दिया गया। तो किन से मंत्रालय के द्वारा दिया गया, आपसे ये पूछना है। तो ये भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको दिया गया, किसके, इसके द्वारा ही दिया गया। तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, आप लोग लाइक शेयर साथ में करते रहें भाई, समय कम है और प्रश्न आपके ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी के डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर WDFC न्यू मदार न्यू रेवाड़ी का हाल ही में उद्घाटन किया। न्यू मदार किस राज्य में स्थित, आपसे इतना पूछा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 की हम लोग बात करेंगे। तो जब यहाँ पर किसकी बात, रेवाड़ी की बात हो रही है, रेवाड़ी आपका कहाँ पर, राजस्थान में जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
राजस्थान 64 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना समय नहीं है, आप सीधे सीधे प्रश्न को देखें और समझ के उत्तर दें। हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्री समिति के तत्वावधान में औसत लागत का 1.5 गुना के अनुरूप किस फसल का न्यूनतम एमएसपी बढ़ाया गया है? आपको ये बताना है कि ये करंट का प्रश्न है जनवरी 2021 का, और आपके प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो एमएसपी उसका कितना 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, कौन सी फसल का बढ़ाया गया, आपका इसका उत्तर बताना है। तो ये क्या है, कोपरा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई। तो 65 का डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना बढ़ाया गया, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 की हम लोग बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य आर्थिक के सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के आधार पे कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य की बात करें, आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो जरा समझ लेते हैं। कर प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से यूएई जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अच्छा, प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, ये गलत हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये नहीं है। ठीक, चलो अगला, मैक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं, ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक ही यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से कहाँ जाते हैं, यूएई जाते हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं। ठीक, तो 66 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अपने मंजिल की तरफ हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर आज डिस्कस किए हुए हैं, और आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट डेली बनाए रखें, और बस आपको लाइक शेयर करना है और डेली क्लास को पढ़ना है। अगला क्या बोला है, हाल ही में संपन्न हुई वार्डर गावस्कर ट्रॉफी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न इसी तरीके से पूछता है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, समझेंगे। यह ट्रॉफी ने भारत ने 3-1 से जीती, बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक, अगला क्या करा है, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तभी आप कर पाओगे, आप तुक्का नहीं लगा सकते उसमें। इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलोरी पोलक्स ने ग्राउंड अंपायरिंग की भूमिका निभाई थी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 67 का सी उत्तर जो साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। 2021 के लिए PHDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलायंस भारत की रैंक यहाँ पर है, इसकी आप याद रखेंगे क्या, किसकी बात, इकोनॉमिक रिलायंस की यहाँ पर रिपोर्ट की आपसे बात पूछ रहा है। तो इसका 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। भारत की रैंक क्या है, दूसरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। अंत और आज का लास्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न पूछेंगे। अगला क्या बोला है, अगला बोला हाल ही में संयुक्त राज्य विकास उनके महासचिव के सहयोगी रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपसे इतना पूछ रहा है, जो UNDP है उसके अवर सचिव किसके रूप में नियुक्त किया गया है? अवर महासचिव की बात, तो 69 की बात करेंगे, कौन है, उषा राव मोनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उषा राव मोनरी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न आपको यहाँ पर उत्तर देना है, और फिर इसके बाद आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको कॉपी में नोट करके रिवीजन करना, और आप एग्जाम में देने जाओगे तो आपका बेनिफिट जरूर होगा। अगला बोला, विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे आपसे कब मनाया जाता है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 70 का सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। इसका 70 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो अंतिम प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर प्रश्न आपको आ जाए। देखो आर्द्र भूमियों की बात कर रहा है, किसकी, आर्द्र भूमि की बात कर रहा है। अगर ये पूछता है टोटल कितनी है, मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ है, टोटल आपसे पूछ रहा, टोटल अर्ध भूमियाँ वर्ल्ड में कितनी हैं, 42 हैं। अगर ये पूछ लेता है कि भाई भारत में कितनी है, तो 10 हैं। अगर पूछ लेता है यूपी में 10 में से यूपी में कितनी है, 6 हैं। समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आपको यहाँ पर करीब करीब हमने 65 प्रश्नों यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। आपको बताना है कि 65 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। आपको सभी साथियों को कमेंट में करके बताना है कि आपने जो 65 प्रश्नों के उत्तर दिए, 5 प्रश्नों को मैंने इंग्लिश को स्किप कर दिया था, 65 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब आपको लग रहा होगा अभी आपको 1 घंटा ही कंप्लीट हुआ है, 1 घंटा 10 मिनट या 5 मिनट हुआ है, और आपको सोचो मैंने 60 से 65 प्रश्न कंप्लीट, मतलब आज एक प्रश्न का एक मिनट हमने एक प्रश्न में लगाया हुआ है। ठीक, बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपने क्या अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सीखा है, तो आपको करना क्या, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर जितना भी आपने सीखा है उतना अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आप सिलेक्शन से दूर नहीं हो। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, और ये एग्जाम के साथ में सभी के साथ में होता है, तो आपको परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल भी आपकी क्लास होगी, आप लोग परेशान ना हो। यूट्यूब पे आपके कल प्रैक्टिस सेट कराएगा, और आप टाइम आप बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर जो क्विज वाला है उसको भी ज्वाइन, वहाँ मैं कई सारी पिक्स आपकी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को आप जरूर वहाँ पे कर लें। और जो साथी नए हैं, आज मैंने देखो बिल्कुल भी आपसे लाइक शेयर के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं अंतिम में बोलना, जिन साथियों ने क्लास को देखा है, अगर क्लास को अच्छी लगी है तो क्लास आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना क्लास आपको आज की कैसी लगी। और इसके साथ साथ में
जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है भाई, आपके लिए क्लास चली, आपके लिए मैं क्लास करा रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए नहीं करोगे तो फिर मैं आपको कैसे करूँगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ गया? ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।